सिर्फ एक नदी नहीं है, एक सभ्यता का जन्म है, एक राष्ट्र की रखवाली है और दो देशों के बीच एक समझौता भी। इस नदी का पानी सिर्फ खेतों को नहीं, इतिहास को भी सींचता है। आज हम बात करेंगे सिंधु नदी व्यवस्था की, एक ऐसी नदी जो भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए जिंदगी और राजनीति का सवाल है। तो स्वागत है आप सबों का दी अनटोल्ड भारत में, जहां हम बताते हैं वो कहानियां जो दुनिया भूल गई है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। देखिए, ये जो सिंधु नदी है ये निकलती है कैलाश पर्वत के पास एक मानसरोवर झील है, वहां पर से वो निकलती है। उसके बाद वो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, भारत के इन सभी क्षेत्रों को सींचते हुए, इरिगेट करते हुए वो पहुंचती है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में वो आगे बढ़ती है और फाइनली जाकर के अरेबियन सी में गिर जाती है। तो यहाँ पर है इशू क्या, ये जो नदी है दोनों मुल्कों के बीच से होकर गुजर रही है। अब अगर बात करें सिंधु का, तो ये अकेला नहीं है, इसके साथ और भी नदियां हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरी कहलाती है, जैसे सतलज, झेलम, व्यास, रावी, चिनाब। इसके अलावा और भी कुछ छोटी छोटी ट्रिब्यूटरियां हैं जो कि सिंधु में जुड़ती हैं। तो यहाँ पर कुछ ट्रिब्यूटरी भारत के साइड से है और कुछ पाकिस्तान के साइड से, तब जाकर सिंधु का निर्माण होता है। लेकिन ये सिंधु केवल नदी नहीं, ये पूरी तरीके से एक सभ्यता है। आपको याद होगा, बचपन में आप पढ़े होंगे क्लास 6 या 7 में इंडस रिवर सिस्टम के साथ साथ इंडस सिविलाइजेशन के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। मोहनजोदड़ो का नाम सुने होंगे, लोथल, कालीबंगा, ये सारे रीजन इसी सिंधु के आसपास बसे थे। यानी कह सकते हैं कि ना, दुनिया का जो सबसे प्राचीनतम सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, वो इस सिंधु का ही देन है। इसी सिंधु के आसपास महाभारत हुआ, और उस वक्त ये जो रीजन था, यहाँ के लोगों को हिंदू कहा जाता था और सिंधु का भी नाम हिंदू हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ, जब ये बाहर के मुल्कों तक गया, ग्रीक कंट्री तक गया, तो वहां पर ये जो स है वो अक्षर नहीं होने की वजह से उसे सिंधु के जगह इंडस कहा जाने लगा। अब बहुत जगह जो हिंदू थे, हिंदू में ह जो की जो मात्रा है, ह नहीं होने की वजह से उसे सिंधु कहा जाने लगा। तो इस तरह से ये हिंदू कहीं पर सिंधु और कहीं पर आगे जाकर के इंडस कहलाया, और उसी से हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अब देखो, यहाँ पर जब हम सिविलाइजेशन का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो यानी इंटायर सिंधु घाटी सभ्यता। देन आफ्टर यहाँ पर आता वैदिक रीजन, वैदिक काल, वैदिक एज। उसके बाद फिर पोस्ट वैदिक एरा आया, जब लोग सिंधु से आगे बढ़कर गंगा रीजन तक पहुंचे, गंगा के वैली तक पहुंचे। देन आफ्टर वहीं पर वो जो पोस्ट वैदिक एरा था, वहां पर जनपद, जनपद से महाजनपद, 16 महाजनपद बने, और वो फिर आगे जाकर राष्ट्र बनते हैं। वहीं पर मौर्य आते हैं, आगे जाकर के उसमें मुगल भी आते हैं। ये वही सिंधु है जिसके पास में अलेक्जेंडर कभी आया था, और पोरस के साथ जो उसका पूरा कहानी हुआ, जिसे किसी और वीडियो में हम लोग समझेंगे। लेकिन आगे यहाँ पर अपने सेंटर पॉइंट पर रहते हैं, वो है इंडस रिवर सिस्टम। इसी सिंधु के आसपास पूरा दिल्ली सल्तनत का रीजन यहाँ पर बसता है, जो गुलाम वंश जिसे बोला जाता है, या मामलुक वंश भी बोलते हैं बहुत कोई। उसके बाद इसी सिंधु से आगे बढ़ करके इसी रीजन में, सिंधु के किनारे वाले रीजन में मुगल आए। मुगल के बाद फिर आगे जाकर अंग्रेज आते हैं, और अंग्रेज आने के बाद फिर 1947 में जब अंग्रेज यहाँ से जा रहे थे, तो इस रीजन को 2 भागों में बांट के गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और यहाँ पर बवाल खड़ा होता है, सवाल खड़ा होता है इस सिंधु को लेकर के, कि ये जो सिंधु है, इसका पानी का यूटिलाइजेशन कौन करेगा, हिंदुस्तान या पाकिस्तान। मुल्क तो बढ़ गए, लेकिन नदी नहीं बढ़ पाई, और इस वजह से 1960 में होता है एक समझौता, जिसे हम लोग कहते हैं सिंधु ट्रीटी या इंडस वाटर ट्रीटी, IWT, जिसमें वर्ल्ड बैंक इंटरफेयर करता है, और ये डिसाइड होता है कि इस इंडस का जो मैक्सिमम वाटर है 80 to 90%, वो पाकिस्तान अपने इरिगेशन में ले सकता है। लेकिन भारत इसके पानी का इस्तेमाल नॉन कंज्यूमेबल तरीके से कर सकता है, मतलब जहां पर कंज्यूम नहीं हो रहा, जैसे इरिगेशन, वहां पर पानी कंज्यूम होता है। पानी क्या है, खर्च होता है। लेकिन अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो उसमें पानी कंज्यूम नहीं होता है, और इस वजह से भारत ने बहुत सारे उसमें प्रोजेक्ट भी बनाए, जैसे भाखड़ा नंगल परियोजना, इस तरह से और भी कई सारे प्रोजेक्ट वहां पर बने। अब अगर पाकिस्तान की बात करें, तो वो पूरी तरीके से इस नदी पर निर्भर है। यानी पाकिस्तान का जो 90% इरिगेशन है, वो इस इंडस वैली पर है। उस इरिगेशन से पाकिस्तान के जीडीपी का 25% कंट्रीब्यूशन होता है। यानी कि अगर इस ट्रीटी को तोड़ा जाए भारत की तरफ से, तो फिर पाकिस्तान के लिए सच में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसका पूरा इरिगेशन चौपट हो जाएगा, उसका इकोनॉमी ठप हो जाएगा, खाने के लिए तरस जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है
कि अगर हम इस पानी को रोक भी देते हैं, सपोज डेट हम यहाँ पर एक डैम बना देते हैं, है तो और कई सारे डैम बने हुए, उसका भी एक लिमिट होता है। उस लिमिट के बाद क्या करेंगे? पानी तो एक ना एक दिन भाई भर जाना है, जैसे बाल्टी भरता है उस तरह से बांध में जो रिजर्वर है, वाटर रिजर्वर है, वो भी भर जाना, फुलफिल हो जाना है। तब क्या करेंगे? वो पानी फिर कहां जाएगा? क्या हम कश्मीर में बाढ़ लाएंगे या पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के रीजन में? नहीं ना। यानी अल्टीमेटली हमारे पास कोई कहा जाए तो लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है इंडस के पानी को रोकना। बस ये शॉर्ट टर्म प्लान हो सकता है, लेकिन परमानेंट या लॉन्ग टर्म प्लान कभी नहीं हो सकता। वो तभी हो सकता है जब अच्छा खासा खर्च करके एक रूट बनाया जाए जिससे इंडस का पानी डाइवर्ट हो सके। और इंडस कोई छोटी मोटी नदी नहीं है, समंदर के जैसी गहराई है, बहुत बड़ा रिवर सिस्टम है। और उसके पानी को रोक करके इस तरीके से एक नया रूट तैयार कर देना, ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो भारत जो नॉर्थ इंडिया है, बेसिकली 3 रिवर सिस्टम है जो नॉर्थ इंडिया को जीवित रखती है, जिसमें से एक है इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा है गंगा रिवर सिस्टम और तीसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। और इंडस का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि भारत का जो खाद्यान्न का कटोरा है, नॉर्थ का रीजन, पंजाब हरियाणा का रीजन, वो इसी इंडस पर डिपेंडेंट है या इंडस के ट्रिब्यूटरी पर डिपेंडेंट है। और उस रीजन में, वो इंडस बेसिन के में बसा हुआ जो रीजन है, वहां पर अगर पानी ओवरफ्लो होता है तो डेफिनेटली बाढ़ आना ही आना है। जैसे कुछ साल पहले पाकिस्तान में बाढ़ आया था, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से ग्लेशियर पिघलने लगे थे, इंडस में पानी का लेवल बढ़ गया और बाढ़ आ गया। तो अगर हम पानी रोकते हैं तो उससे कहीं अधिक खतरनाक वो हमारे लिए हो जाएगा। तो पानी को रोक देना एक लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं है। बाकी इस इंडस रिवर सिस्टम से रिलेटेड और इस डिसीजन से रिलेटेड और भी कई सारी बातें हैं जिसे मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।